नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है स्कूल व्याख्याता संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में आए हुए विज्ञान के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों के ऊपर। ठीक है ना, उनकी प्रमाणित आंसर जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन के अंदर। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि ऑथेंटिक अपना जो कंप्लीट आंसर है वो अपने को मिल सके। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है, देखो, अपने प्रश्न को समझना और वो क्या कहना चाह रहा है अपने को उसके संदर्भ में बात करना। यह प्रश्न आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी की बुक जो है कार्बन टॉपिक वहां से देखने को मिलेगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें सिंगल बॉन्ड OH एक क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सिंगल बॉन्ड OH जो क्रियात्मक समूह है इसको बोलते हैं एल्कोहल समूह। इसको अपने बोलते हैं एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो ये एक अनुलग्न देता है। पीछे लगने वाला शब्द अनुलग्न, जिसे हम प्रत्यय कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हम सफिक्स कह सकते हैं, यानी कि पीछे लगने वाला शब्द। और आपने जैसे आप नाम बोलते भी है ना एल्कोहल, तो एल्कोहल शब्द जब आप बोलते हैं तो इसके पीछे आप देखेंगे कि आपको एक शब्द सुनाई देगा, एंड इट इज ऑल। तो जो ऑल है ना वो एल्कोहल ग्रुप के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है और यह एक क्रियात्मक समूह के रूप में काम कर रहा है। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है ऐसा समूह जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले ले और एक नया फॉर्मूला बना दे। तो एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, और ये जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसके नामकरण के पीछे ओल ध्वनि जो है वो उत्पन्न करता है। अगर आप ओल ध्वनि, ओल प्रत्यय कहीं पर भी देखते हैं तो वो एल्कोहल सिंगल सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनॉन, इतना देखते ही आपको पता चल गया अभी ओल जो आवाज है वो तो सिर्फ किस में आ रही है, ब्यूटेनोल में आ रही है, और आपका प्रश्न हल हो जाता है। समझे मेरी बात। अब रही बात ये कि चलो ये तो हो गया, लेकिन नीचे वाले जो है वो क्या चीज है, तो थोड़ी सी चर्चा अपने उनके ऊपर भी हल्की फुल्की कर लेते हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट अपने को पता चल गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सब है ब्यूट। ब्यूट का मतलब इनमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। आपने नाम सुना होगा कि जब भी हाइड्रोकार्बन में अपने आईपीएससी नामकरण पढ़ा करते हैं तो कार्बन जब एक होता है तो हम मैथ बोलते हैं, कार्बन जब दो होते हैं तो हम एथ बोलते हैं, कार्बन जब तीन होते हैं तो हम प्रोप बोलते हैं, कार्बन चार होते हैं तो हम ब्यूट बोलते हैं, और कार्बन अगर 5 हो तो हम पेंट, 6 हो तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक, ऐसे वर्ड अपने यूज करते हैं। आपने देखा कि ब्यूट यानी कि कार्बन 4 है। अब एक में तो 4 कार्बन है, मैं सभी फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको, पहला फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। एक में देखो कार्बन कितने, 4 है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। ब्यूटेनोल यानी ओल, ओल ध्वनि किसकी है, एल्कोहल की, है ना। अब इसकी सारी संयोजकताएं इस तरीके से अपने हाइड्रोजन से पूरी करके और लास्ट एक जगह पर क्या डाल देंगे, OH ग्रुप डाल देंगे, और बाकी सब ऐसे हाइड्रोजन से अपना इसको जो है क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। जब आप ऐसा देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, है ना। सिंगल बॉन्ड जब लगता है ना तो उसके पीछे एन शब्द की आवाज आती है, ब्यूटेन, और पीछे क्या लगा हुआ है, ओल, तो बन गया क्या, ब्यूटेनोल। ये तो पहला ऑप्शन अपना हल हो गया। अब दूसरा ऑप्शन जो है उसके ऊपर अपने डिस्कशन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड, अगर आप इसमें देखेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड आप पढ़ेंगे। ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब ये हो गया कि इसके पीछे जो ध्वनि आ रही है, अनुलग्न जो आ रहा है, सफिक्स या प्रत्यय जो आ रहा है, और ये प्रत्यय जो है दोस्तों ये है ओइक अम्ल। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है कौन सा, ओइक अम्ल। और ओइक अम्ल जो है ना वो प्रत्यय होता है, वो अनुलग्न होता है किसके लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब ये हो गया कि इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन भी है, और अम्ल का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन भी है, और ये सिंगल बॉन्ड COOH हम लोग इसके लिए वर्डिंग यूज करेंगे। अब ब्यूटेनोइक अम्ल का मतलब ये है कि 4 कार्बन होने चाहिए और कार्बोक्सिलिक अम्ल उसमें क्रियात्मक समूह के रूप में होना चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूँ, सबसे पहले देखो COOH ऐसे कर देता हूँ, और अब देखो एक कार्बन ये हो गया और 3 कार्बन इस तरफ अपने सीरीज में शामिल करेंगे। जब इस तरीके से अपने फॉर्मूला बनाएंगे ना ऐसे वाला, ठीक है, तो इससे अपने बोलेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल।
ठीक है ना। अब जैसे ये फॉर्मूला बना, ठीक वैसे ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 4 4 8 और 1 9 है। और लास्ट में ग्रुप आ गया OH का, C4H9OH। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा कि कार्बन कितने हैं मेरे पास। कार्बन देखो 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन मेरे पास कितने, 7 हैं। 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और COH ग्रुप आ गया इसमें, ठीक है ना। तो इट इज ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अगर हम ब्यूटेनोन की बात करें, है ना, ब्यूटेनेल और ब्यूटेनोन की बात करें, तो मैं आपको ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझा सकता हूँ। एक है ब्यूटेनेल, ठीक है ना, ब्यूटेनेल। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस ब्यूटेनेल में देखो एक ब्यूट है, ब्यूट का मतलब तो हो गया कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। ब्यूट का मतलब तो कार्बन 4 हो गए। और अनुलग्न इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका अनुलग्न क्या है, एल अनुलग्न है दोस्तों, ठीक है ना। और एल अनुलग्न का मतलब है कि इसमें आ गया ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड। एल एल्डिहाइड अनुलग्न जो है उसका प्रत्यय होता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड जो होता है ना वो होता है सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, सिंगल बॉन्ड CHO ब्यूटेनेल। अब वही बात होगी कि एक तो हो गया CHO, अब एक कार्बन तो ये हो गया, और 3 कार्बन और देंगे, टोटल 4 कार्बन हमारे पास हो जाएंगे। और इन सब कार्बन की वैलेंसी अपने किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। इट इज ब्यूटेनेल, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे इस ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला तो 3 कार्बन है, बिल्कुल ठीक है। 3 हमारे पास कार्बन आ जाएंगे, हाइड्रोजन 3 3 6 और 1 7, 7 हाइड्रोजन अपने पास आ जाएंगे, और ये ग्रुप है। अब हाइड्रोजन तो ये भी है लेकिन इसको अपने यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ग्रुप के अंतर्गत आ गया। और लास्ट में अपने CHO ग्रुप को इस तरीके से लीव कर देंगे, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक कार्बन, पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो CH3, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है CH2, दूसरे कार्बन फिर तीसरे कार्बन फिर 2 हाइड्रोजन है CH2, और लास्ट में ये क्रियात्मक समूह है CHO। आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। इट इज ब्यूटेनेल, एल्डिहाइड के कारण। अगर आप ब्यूटेनोन की बात करते हैं, ब्यूटेनोन की नंबर 4, आप देखना ब्यूटेनोन। अगर आप ब्यूटेनोन की बात करते हैं तो इसमें फिर वही बात आ गई, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन हो गए, टोटल 4 कार्बन होने चाहिए। और लास्ट में इसमें अनुलग्न की अगर अपने चर्चा करेंगे तो इसमें अनुलग्न जो है ना, वो अनुलग्न कौन सा है, वो अनुलग्न है ओन। और मैं आपको बता दूं ओन अनुलग्न जो है वो कीटोन का अनुलग्न होता है, कीटोन का, ठीक है ना। और जो कीटोन होता है ना, इसका जो मतलब क्रियात्मक समूह का जो फॉर्मूला होता है वो C डबल बॉन्ड, ये वाला फॉर्मूला इसमें आप देखते हैं, है ना। C डबल बॉन्ड O और 2 सिंगल बॉन्ड आसपास में होते हैं, क्योंकि कार्बन टोटल चतुस्संयोजी होता है ना, 4 संयोजकता है, 4 में से 2 तो सीरीज के साथ आ जाएगी, 2 इस ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी, और ये बीच में जुड़ेगा। अगर आप देखेंगे इस क्रियात्मक समूह को तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक कार्बन हो गया और टोटल 3 कार्बन और होने चाहिए, तो एक कार्बन इस तरफ दे दो और 2 कार्बन इस तरफ दे दो। मान लो कि अगर आपने ऐसा किया, सबकी आप हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से आप इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो। आप क्या देखेंगे, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ये रहा। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये रहा, ठीक है ना। बीच में आ गया क्रियात्मक समूह, ये रहा, है ना। और लास्ट में आ गया CH3। इट इज ब्यूटेनोन। तो अगर मैं पूछूं ब्यूटेनोन में क्या है तो आप बताओगे कीटोन, ठीक है ना। और कीटोन जो क्रियात्मक समूह होता है उसको आप, कीटोन जो क्रियात्मक समूह होता है उसको आप CO इस तरीके से लिखते हो और इस तरीके से बॉन्डिंग क्लियर कर देते हो। जब संरचना की बात करते हैं अपने तो डबल बॉन्ड O के साथ और इस तरफ से आप वैलेंसी को क्लियर कर देते हो, ठीक है ना। तो ब्यूटेनोन में कीटोन ग्रुप होता है, ब्यूटेनेल में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर आप इसलिए प्रश्न पर वापस आएंगे तो ब्यूटेनोल में आप ओल यानी कि एल्कोहल ग्रुप जो आपने दे रखा है प्रश्न में वो है, और ब्यूटेनोइक में ओइक यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला COH। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ये आपका 10वीं क्लास का जो अपना टॉपिक है कार्बन, उसमें आपको बहुत इजी तरीके से दिया हुआ पार्ट मिल जाता है। मैंने तो फॉर्मूले बना के आपको बताए हैं, आप इजीली इन चीज़ों को जो है आसानी से मेंटेन जो है कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती हैं। बात यह है कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, इसका जो तृतीय नियम है, ये तृतीय नियम कहता है कि जब कोई क्रिया होती है तो उसके विपरीत क्या होती है, बताओ, प्रतिक्रिया।
इसके विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया, अच्छा, प्रतिक्रिया क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हो सकती है। पहले क्रिया होगी तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। ठीक है ना? दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा तो क्या होगी इनकी? विपरीत होगी। ठीक है ना? क्रिया प्रतिक्रिया की दिशा तो क्या होगी? विपरीत होगी। समझ रहे हो ना? और परिणाम जो इनका होता है, परिमाण या परिणाम हम कह सकते, परिमाण कह सकते हैं, मात्रा, है ना? परिमाण जो इनका होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है ना? माना कि एक एक कोई पिंड है ना? अगर ये कोई फोर्स लगाता है किसी दूसरे पिंड के ऊपर, ठीक है ना, फोर्स लगाता है, तो दूसरा पिंड जो है ना वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्लियर क्लियर है ना मेरी बात? तो ये तो हो गया क्रिया बल, और ये हो गया कौन सा बल? प्रतिक्रिया बल। ठीक है ना? अगर कोई क्रिया के परिणाम स्वरूप बल उत्पन्न होता है तो प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भी एक बल उत्पन्न होता है। इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है ना? और ये क्रिया प्रतिक्रिया का, देखो अब इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिया में प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है तथा, अब इसके आगे की बात वो क्या कह रहा है? प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न करती है। ऐसा जरूरी नहीं है। त्वरण का मतलब क्या होता है? देखो, त्वरण का मतलब ये होता है कि अगर किसी, त्वरण आपको समझा देता हूँ, मान लो ये पिंड है कोई, ठीक है ना? अगर इस पिंड पर आप फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं तो इस पिंड के वेग में कोई परिवर्तन होता है, और जो वेग में परिवर्तन होता है ना, इस वेग में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है ना? माना कि अब जैसे मान लो ये फोर्स है, इसके ऊपर लग रहा है, इस पिंड पे फोर्स लगा रहा है कोई, तो उसके वेग में परिवर्तन आएगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ये दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो भी त्वरण उत्पन्न होगा। तो क्या हमेशा समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न करेगा? इस बात की गारंटी थोड़ी है। समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। माना कि इस जगह पर सपोज करो, आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। माना कि एक ये वस्तु है, ठीक है ना, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, और अगर ये इस m द्रव्यमान की दूसरी वस्तु के ऊपर टक्कर लगाती है, मान लो, ठीक है ना, तो इसके कारण यहाँ पर एक फोर्स उत्पन्न होगा जो इसके वेग में परिवर्तन करेगा, और इसके कारण एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उत्पन्न होगा जो इसके वेग में परिवर्तन करेगा। तो दोनों का परिमाण बराबर हो, है ना, समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न हो, इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं, है ना? समान परिमाण का त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता। अगर इसका वेग ज्यादा है तो इसके अंदर ये ज्यादा त्वरण उत्पन्न करेगी, इसका वेग अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके वेग में ये क्या कर देगी? मंदन कर देगी, तो अलग प्रकार का त्वरण उत्पन्न करेगी। तो समान त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। यदि अपने किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और उसके वेग में परिवर्तन उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। दो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वे टकराते हैं, इस बात की कोई जरूरी नहीं है। टकराना आवश्यक नहीं है, समझ रहे हो ना? माने किसी भी प्रकार का फोर्स हो सकता है, टकराने के अलावा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि टकराना ही वहां पर देखा जाए, किसी भी प्रकार की ये परिघटना हो सकती है। ठीक है ना? अगला 3 नंबर ऑप्शन जो है वो ये है, दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। अब देखो, ये दो अलग अलग पिंड है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, और इस वजह से वहां पर मतलब एक क्रिया और प्रतिक्रिया का जो है परिणाम हम लोग देखते हैं। समान पिंड पर लगती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मान लो ये पिंड है, ये क्रिया कर रहा है, तो इसी पिंड पर बल लगे और दूसरे वाला पिंड भी इसी पिंड पर बल लगा दे, तो ये जरूरी नहीं है। ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये दूसरे वाले पहले वाले पर फोर्स लगाएगा। तो दो भिन्न पिंडों पर होगा, और ये तब होगा जब वो दोनों परस्पर मिलकर काम करते हो। ठीक है ना? ये तभी वहां पर जो है देखने को हमें मिलेगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर जो है 3, इसको आप मेंटेन करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है? तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि प्लांट जो है ना, पादप में जो हार्मोन होते हैं, पादप में जो हार्मोन होते हैं, ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है ना? पादप में हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वृद्धि प्रेरित करने वाला वृद्धि प्रेरक हार्मोन, ठीक है, और एक होता है वृद्धि को रोकने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन। समझे ना? एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है, एक वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है ना? वृद्धि प्रेरक हार्मोन जो होते हैं उनके 4 उदाहरण हम लोग देखा करते हैं। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, और एक हमारे पास होता है एथिलीन। ठीक है ना? ये
4 तो वृद्धि प्रेरक हार्मोन होते हैं। वृद्धि रोधक यानी कि वृद्धि को रोकने वाले, संदमन करने वाले, कंट्रोल करने वाले, रोकने वाले जो हार्मोन होते हैं वो 2 हार्मोन होते हैं। एक होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, और एक होता है मॉर्फेक्टिन्स नाम से। ठीक है ना। तो आपने तो इनमें से सिर्फ इतना चुनाव करके देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वृद्धि रोधक हार्मोन वाला इसमें दिखाई दे रहा है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो आप एब्सिसिक अम्ल जो है यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। और एब्सिसिक अम्ल में आपको बता दूं मृस्थलीय पादपों की छाल के ऊपर देखने को मिलता है। जो मृस्थलीय पादप होते हैं उन मृस्थलीय पादपों में मुख्य रूप से इसको देखा जाता है, और ये कोशिका भित्ति के ऊपर एक मोटा एक मतलब मोमी आवरण बनाने का काम करता है, जिससे पादपों में होने वाले जल के नुकसान को, जल की हानि को जो है काफी हद तक क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसे हम तनाव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मृस्थलीय पादपों में जल की हानि को रोक देता है, और इस तरीके से ये प्लांट में स्ट्रेस को कम कर देता है। पादप में मरुस्थलीय पादपों में तनाव किस बात का है? मरुस्थलीय पादपों में तनाव इस बात का है कि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा है, एक कीट पतंगे ज़्यादा हैं, उस वजह से वो वाष्पोत्सर्जन करके जल की हानि ज़्यादा कर देते हैं, और पानी पहले ही उनके पास कम है। तो उस जल की हानि को रोकना ही एब्सिसिक एसिड की मोटी परत का आवरण है, जो कोशिका भित्ति के ऊपर जमी रहती है। तो ये उस पादप के स्ट्रेस को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। इट मीन्स इट इज स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन। तनाव हार्मोन की संज्ञा आप एब्सिसिक अम्ल को देते हैं। ये बहुत बढ़िया लेवल पर आने लायक जो है एक प्रश्न माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों के संकटग्रस्त माने जो ऐसी प्रजातियां जो संकट में हैं, जो आने वाले समय में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। तो IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों, बिल्कुल। अब इसमें अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो प्रश्न ये पूछ रहे हैं, IUCN जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? IUCN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो इंटरनेशनल वैसे ये क्वेश्चन जो है ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है। और बायोडाइवर्सिटी वाला जो टॉपिक है वो हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित भी माना जाता है, और साथ ही ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हम लोग बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ा करते हैं तो उसमें भी ये पॉइंट आ जाता है। इंटरनेशनल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय संघ है ये, और किसके लिए है ये? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, है ना। कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है ना। यानी कि प्रकृति जो है उसके संरक्षण करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय संघ बना हुआ है। ठीक है ना। और इस संघ का जो मुख्यालय है वो है दोस्तों स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। ठीक है ना। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड भी आप लिख सकते हो, मोस्टली स्विट्जरलैंड आप इतना भी लिख सकते हो, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब देखो ये काम, ये इससे संबंधित कौन सा पॉइंट नहीं है? सुभेद्य प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां और लुप्तप्राय प्रजातियां। अब एक चीज सोच के देखने वाली ये है कि देखो आपने नाम सुना होगा, कुछ डाटा बुक्स हम लोग पढ़ा करते हैं, जैसे एक होती है रेड डाटा बुक, ठीक है, एक होती है आपके पास है येलो डाटा बुक, है ना, एक आपके पास ये होती है जिसका नाम होता है ग्रीन डेटा बुक। ठीक है ना, ग्रीन डेटा बुक। अब ग्रीन डेटा बुक तो वो बुक होती है जिसमें सभी प्रजातियां मौजूद हैं, है ना, वे प्रजातियां जो अभी मौजूद हैं, है ना, विकसित प्रजातियां, जो प्रजातियां नष्ट नहीं होने वाली हैं, प्रजातियां जो मौजूद हैं और जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ये कभी भी जल्दी से लुप्त होने वाली नहीं है। येलो डाटा बुक में हम उन प्रजातियों को लिखा करते हैं जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, है ना, संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी कि संकटग्रस्त प्रजातियां। अब यानी कि ऐसी प्रजातियां जो आने वाले समय में नष्ट हो जाएगी, जिनका संरक्षण करने की आवश्यकता है, इनका संरक्षण करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है ना। येलो डाटा बुक में जो प्रजातियां होती है ना, उनका संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे लुप्त हो रही है,
इसका मतलब हमें इनको क्या करना पड़ता है, संरक्षण करना पड़ता है, कंजर्वेशन करना पड़ता है, ताकि निकट भविष्य में ये नष्ट न हो जाए या फिर लुप्त न हो जाए। जबकि रेड डाटा बुक में हम उन प्रजातियों का अध्ययन करते हैं जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ठीक है ना। लुप्त प्राय प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो चुकी हैं, जिनका वर्तमान प्रकृति में कोई विशेष महत्व, कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखो लुप्त प्राय प्रजातियां, इसका मतलब इनका संरक्षण कैसे हो सकता है, ये तो गई। विलुप्त प्रजातियां माने ये तो संरक्षण से बाहर की बात है ना। अब दुर्लभ प्रजातियां और सुविध्य प्रजाति, दुर्लभ प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो इस प्रकृति के अंदर कम मात्रा में है, समझे ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उनका हर हाल में ही संरक्षण करना जरूरी है। दुर्लभ मतलब जो कम मात्रा में है, यानी कि नेचुरल तरीके से वो कम मात्रा में है, समझे ना मेरी बात। ऐसी प्रजातियां जो किसी विशेष पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में हमें देखने को मिले, अब जरूरी नहीं कि उनका संरक्षण ही करना पड़े हमें, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ध्रुवीय भालू। अब ध्रुवीय भालू जो है वो एक ऐसी प्रजाति जो ध्रुवों पर पाई जाती है, पूरे इस पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलती। तो हमें क्या जरूरी थोड़ी है कि हम उसका संरक्षण ही करें, समझ रहे हो ना। अब कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो जरूरी नहीं कि उसका अपने संरक्षण करें। ऐसी प्रजातियां जो इस संसार में किसी विशेष भौगोलिक भू क्षेत्र पर देखने को मिले, समझ रहे हो ना, उनको अपने थोड़ी दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में हम लोग शामिल करते हैं। तो ये IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं, उनकी श्रेणी से यह संबंधित नहीं है। क्योंकि दुर्लभ का मतलब यह है कि ये पहले से ही कम मात्रा में उपलब्ध है, ये बहुत कम मात्रा में वैसे उपलब्ध है। इनका अर्थ ये नहीं है कि भाई प्रकृति में किसी आपदा के कारण या प्रकृति में किसी जीवों के आपस में संघर्ष के कारण, है ना, जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं जो जातियां, उन संघर्ष के कारण या किसी मानव प्रकोप के कारण किसी प्रजाति को नष्ट किया जाए। अब मान लो कोई प्रजाति किसी माने प्रकृति के किसी ऐसे अपघटक के कारण या किसी प्रकृति के किसी ऐसे कारक के कारण नष्ट हो रही हो जो मानवकृत हो, है ना, उसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। जो पहले से ही कम है उसका संरक्षण करना और उसको संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल करना, ये ठीक नहीं है। तो दुर्लभ प्रजातियां जो हैं वो इस ऑप्शन के अंतर्गत हम लोग राइट मान सकते हैं। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा, भार किसका सबसे ज्यादा होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बनता है किसका, परमाणु भार और अणु भार का, ठीक है ना। परमाणु भार व अणु भार। अब देखो परमाणु भार व अणु भार हमें यह बताता है कि वह कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी है। ऐसे हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन नोट किया करते हैं, ठीक है ना। और परमाणु भार को मापने का जो पैमाना होता है, मात्रक यूनिट जो होती है वो होती है ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। परमाणु भार मापने की जो यूनिट होती है वो होती है क्या, ग्राम प्रति मोल। अब हमारे पास यहाँ पर आपने देखा कि मोस्टली 3 से 4 तत्व हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो एक हमारे पास कार्बन है, एक हमारे पास इसमें कैल्शियम है, एक हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है और एक इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले इन 4 की द्रव्यमान संख्या मैं आपको बता देता हूँ। इन चारों तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होती है मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ देंगे। कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है 12, कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या होती है जी 40, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या होती है 1 और ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या होती है कितनी, 16, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका हमें द्रव्यमान बताना है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो पहला ऑप्शन मैं हल करने जा रहा हूँ। पहला है मेरे पास CO2, CO2 के 2 मोल। तो सबसे पहले है कि मैं CO2 के 1 मोल का आपको अणुभार बताऊं। कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो टोटल हो जाएगा कितना, 44 ग्राम प्रति मोल। 44 ग्राम प्रति मोल, सॉरी 44 लिखना था मुझे, 44 ग्राम प्रति मोल। अब प्रश्न ये उठता है कि CO2 के 1 मोल का अणुभार कितना है, 44 ग्राम। तो 2 मोल का कितना होगा, डबल कर दो। तो डबल करेंगे तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 44 यानी कि 88 ग्राम। 2 मोल का जो अणुभार है वो 88 ग्राम है ना। 88 ग्राम माने 2 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का अणुभार है, ठीक है ना। हमें पता चल गया, पहला पॉइंट तो हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का जो अणुभार होगा वो होगा 88 ग्राम, ठीक है। अब हमें प्रश्न हल करना है कौन सा, दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में वो कह रहा है CaCO3 के 2 मोल। अब देखो CaCO3 तो हल कैसे करेंगे, देखो कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है आप चेक कर लो, 40, ठीक है ना। कार्बन का कितना है आप चेक कर लो, कार्बन कितना है 12, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना है, देखो ऑक्सीजन 3 है, एक का 16 है, तो 3 का कितना होगा, 16 गुणा 3, 16 गुणा 3
बराबर कितना हो जाएगा 48। तो ये हो गया 48, 16 गुना 3 जो है ये 48 हो गया। तो मैं लिखूंगा 40 प्लस 12 प्लस से 48, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है 2 मोल, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का अणुभार कितना होगा। 1 मोल का अगर 100 ग्राम है, 1 मोल का अगर 100 ग्राम है, ठीक है ना, तो 2 मोल का अणुभार कितना होगा 200 ग्राम होगा, ठीक है ना। हमें 200 ग्राम पता चल गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 200 ग्राम। ये पूछ रहे अधिक कौन सा है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया अपने पास, ठीक है ना। दूसरा बच गया, तीसरे पर हम बात करेंगे, एक लास्ट पर अपने चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो H2O के 10 मोल पर मैं व्याख्यान कर देता हूँ आपके लिए, है ना। तीसरा ऑप्शन H2O के 10 मोल, ठीक है ना। इसका मैं आपको आंसर निकाल के बताता हूँ। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक का एक तो दो का दो, ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल, 18 ग्राम प्रति मोल। 10 मोल का बता रहा है, एक मोल का 18 ग्राम है, तो 10 मोल का अणुभार कितना होगा, 10 मोल का अणुभार होगा 18 गुना 10 यानी कि 180 ग्राम, ठीक है ना। 180 ग्राम हो गया। तो हम इसका आंसर निकालेंगे कितना 180 ग्राम। अब बात आती है सुक्रोज जो है उसके 0.2 मोल का। अब इस पर भी अपने आते हैं। सुक्रोज का अगर आपने फॉर्मूला गौर किया है तो फॉर्मूला उसमें सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिलते हैं ना तो सुक्रोज बनती है। सुक्रोज होता है, चीनी को बोलते हैं अपने सुक्रोज, ठीक है ना। तो वहां पर दे रखा है अपने को कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, हाइड्रोजन 22, ठीक है ना, और ऑक्सीजन 11। यही दे रखा है शायद, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, ठीक है। अब आप देखो कि हमें इसका द्रव्यमान निकालना है, ठीक है ना। तो कार्बन एक का कितना होता है 12, 12 का कितना होगा 12 गुणा 12। हाइड्रोजन का एक होता है तो 22 का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है उसका एक का 16 होता है तो 16 गुणा हमें क्या करना है 11 करना है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर कितना 144, प्लस ये हो जाएगा अपने पास 22, और ये हो जाएगा हमारे पास 160, और 16 कितने होते हैं 160 है, और 16 कितने होते हैं 176, 176 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे 144 प्लस 22 प्लस 176, अगर इनको अपने जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 80, 140, ये आ जाएगा अपने पास है 180 और 100, 280, 280 और 40, 320, 320 और 22, 342। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 342, ठीक है ना। 342। अब वो क्या कह रहा है अपने को प्रश्न में 0.2 मोल, यानी कि एक मोल, अगर मैं एक मोल की बात करूं, देखो एक तो होता है एक मोल, ये तो है 342 ग्राम प्रति मोल का, ठीक है ना। 0.2 मोल की अगर मैं बात करूं तो 0.2 मोल और एक मोल, इन दोनों का जो अगर अपने डिफरेंस निकाले ना, तो एक मोल का 0.2 जो भाग है वो एक मोल का 0.2 भाग जो है वो पांचवा भाग होता है, ठीक है ना। पांचवा भाग होता है, क्यों, क्योंकि एक में जब 0.2 का भाग देंगे ना तो 5 बार जाएगा, सही है ना, बताओ। तो इस आधार पर हम लोग इसकी बात कर लेंगे। अब हमें ये पता चल गया अभी 342 ग्राम में टोटल है, और हमें इसका पांचवा भाग बताना है। तो 5 36 4 42 8 5 40, 68.4 ग्राम इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। 68.4 ग्राम, कितने का 0.2 मोल का 68.4 ग्राम वजन आ रहा है। अब अगर आप वापस उसी पृष्ठ पर पहुंचते हैं तो इसका आंसर लगभग कितना आ जाएगा 68.4 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। अब आप देख लो कि इस आधार पर हमें पता चला कि इसका वजन सबसे ज्यादा है 200 ग्राम के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आप इजी तरीके से जो है मेंटेन करके हल कर सकते हैं। आपको लगता होगा इसमें गुणा भाग बहुत ज्यादा है, गुणा भाग बिल्कुल ही नहीं है। ये जो चीजें है ना परमाणु भार अणु भार, अगर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है ना तो इस प्रश्न को आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो किया क्या है मैंने, सिर्फ किया तो जोड़ी है ना, सबका सबका जोड़ी तो किया है बस, है ना। अब ये 2 मोल है तो 1 मोल का करते ही डबल कर दोगे 2 मोल का आ जाएगा, इसका निकालते ही डबल कर दोगे 2 मोल का आ जाएगा, इसका निकालते ही 10 गुणा करोगे तो 10 मोल का आ जाएगा,
ये कह रहा है 0.2 मोल का, तो 5वें भाग की बात कर रहा है। 5वां भाग जो है 68.4 ग्राम के करीब आंसर आएगा। तो सबसे ज्यादा वजन किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल का वजन है विद 200 ग्राम्स। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्रश्न को जो है डिस्कस करके हल कर लिया है। उम्मीद है कि जो मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर एनालिसिस किया है, आप इस एनालिसिस को समझ गए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हमारा कि किस तरीके से पांचों प्रश्न थे। और ये पांचों ही प्रश्न मतलब बहुत अच्छे प्रश्न थे। हम इन प्रश्नों को ये नहीं कह सकते कि बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते बहुत ही टफ। माने एक मैनेज्ड कैटेगरी के क्वेश्चन थे पांचों। और उम्मीद है कि हम लोगों से जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे उनके शायद पांचों ही प्रकार के प्रश्न जो है इजी तरीके से हल हो गए होंगे। और अगर यहाँ तक की बातें आपको ठीक लगी हो तो आप वीडियो के लिंक को जरूर अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। एक बात मैं आपके साथ और साझा कर देना चाहता हूँ कि अगर आप भविष्य में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सोडा क्लासेस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम परख में आने वाले विज्ञान के ऐसे ही 5 प्रश्नों को सुदृढ़ता पूर्वक मजबूत करने के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आज के इस लाइव सेशन में, इस सेशन में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको आज की सारी बातें जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स लॉर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।